नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज जैसा कि आपको पता होगा कि आज हमने जो टॉपिक लिया है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में लूसेंट किस तरह से सबसे ज़्यादा योगदान देगा आपकी बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा गया कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिखा है वो लूसेंट की ही बुक से रहा है। तो आज मैंने दो सब्जेक्ट का लेकर आप लोगों को वीडियो बनाया कि आप लोग ताकि इससे बहुत सारी हेल्प ले सकें और कोशिश ये करें कि लूसेंट के दिए हुए प्रीवियस ईयर और लूसेंट के दिए हुए सारे डिफिनेशन से ही तैयारी करने की कोशिश करें। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले मैं इस बुक की बात करूंगा जो कि हिंदी की बुक है लूसेंट की। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप तैयारी करें तो अभी जैसा कि आपको पता होगा कि अभी 60 यानी 2 महीने तक तो अभी कम से कम टाइम है यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए। तो आप न्यू एडिशन की बुक ले लें क्योंकि हमारी 1 साल पुरानी बुक है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इस बुक में यूपीएसआई के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यूपीएसआई के लिए अगर आप लूसेंट लेते हैं तो सबसे बेहतर, यानी कि आपको फिर इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। और थोड़े बहुत जो करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन आते हैं उसको आप चाहे तो जैसे अवार्ड वगैरह हो गए या कोई भी ऐसा हिंदी सम्मेलन टाइप से कुछ, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अलग बात है। अब आप देखेंगे अगर आप शुरू करते हैं लूसेंट की बुक को तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये दिख जाती है जिसके एक क्वेश्चन तो फिक्स है। इतने से एक क्वेश्चन आना 100% फिक्स है, जिसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, घोष अघोष महाप्राण अल्पप्राण। उसको मैं अभी इसमें दिखाऊंगा कि पूरा विस्तार से कैसे दिया हुआ है। तो अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो एक नंबर आपका 100% इसमें तय है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए जो कि हिंदी भाषा और उसके मुख्य तथ्य से है, यानी हिंदी लैंग्वेज और एंड मेन फैक्ट्स। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, इसमें सारी चीज़ों का लेकर इसमें इन्होंने बता रखा है कि हिंदी भाषा से शुरुआत किस तरह से, क्या हर चीज़ पूरा एक एक चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि अब आप इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। अब आप इसमें ज़रा गौर करें कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में पहला क्वेश्चन था कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, मतलब किस भाषा परिवार की भाषा हिंदी है। तो वो भारोपीय परिवार की हिंदी भाषा है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चिन्हित, तिब्बती 4 टाइप की भारत में भाषा परिवार हैं। उन चारों में से हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो वो है आपकी भारोपीय। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इससे भी बना था दोस्तों कि आप इसमें जरा गौर करें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन तीनों के काल जो थे इससे क्वेश्चन बना था। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि जो प्राकृत काल था, यानी कि ये देखिए आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो जो नहीं, एक इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 ईस्वी से लेकर सन 500 ईस्वी तक के बीच में कौन सी भाषाएं बोली जा रही, ये रहा, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया था कि द्वितीय प्राकृत काल यानी प्राकृत काल। क्योंकि देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो मध्यकाल में था उसमें 3 पार्ट किए गए थे। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक प्रथम प्राकृत काल यानी पाली कहलाया गया था, फिर प्राकृत काल कहलाया गया था, फिर उसके बाद अपभ्रंश और अवहट सिर्फ 200 साल के लिए 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक कहलाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अवहट जो था ये सन 14वीं ईस्वी तक इसका साहित्य में प्रयोग होता रहा था। मतलब 1100 ईस्वी तक तो इसका मतलब बोली प्रचारित थी, लेकिन इसका साहित्य में प्रयोग जो था वो 14वीं शताब्दी तक होता रहा है। तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ इसी एक पेज से लूसेंट की इतनी बड़ी महानता है और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि लूसेंट के सिर्फ इसी एक पेज से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आप इसको देखिए, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास। अब आप देखिए कि ये जो अपभ्रंश के भेद हैं, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, इसमें आपसे पूछ लेता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषाएं प्रचलित हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें कभी पश्चिमी हिंदी, एक बार इसमें हिंदी का पूछ लिया था। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी एक पेज से जो हिंदी भाषा से रिलेटेड इसी से पूछ लिया है। उसके बाद हमने सारे हाईलाइट कर रखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप इतना मान के चलिए कि अगर आपने हिंदी की तैयारी इससे कर ली तो फिर आपको कुछ भी छूटना नहीं है आपका। और आप देखेंगे कि यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम, इसके दौरान भी बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है कि राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। इस बारे में क्या सुझाव थे, ये बात कहा किसने था। उसके बाद और जैसे कितने जैसे आर्य समाज में इसके हिंदी भाषा के लिए कितनी वो की गई थी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी, यानी जो हिंदी भाषा के लिए जितने आंदोलन किए गए थे, राष्ट्रभाषा आंदोलन, वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं और कहाँ कहाँ हुए था और इसके
जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद जितने भी और जितनी सभाएं हुई थी वो सारी चीज़ों की जानकारियां हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें संविधान से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई हैं कि हिंदी भाषा का संविधान में किस तरह से उदय हुआ और उसमें कितने अनुच्छेद या कितने संशोधनों के बाद हिंदी को 22 भाषाओं में परिवर्तित कर दिए गए। देखिए 8वीं अनुसूची यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से दी हुई है और सारी भाषाओं का उल्लेख इसमें आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि अध्याय 1 में संघ की भाषा की समीक्षा के तहत अनुच्छेद 343 भाषाओं का उल्लेख संविधान में किया गया है और उसमें अच्छे तरह से बिल्कुल पूरा। अब आप इसमें देखेंगे कि हिंदी, ये हमने हाईलाइट कर रखा है कि 8-9 राज्यों की अभी भी राजभाषा है। 9 भाषाओं की राजभाषा यानी कि उनकी आधिकारिक भाषा और उनके साहित्य की भाषा और वहाँ की बोलचाल की भाषा, सारी भाषाओं को राजभाषा, जब वहाँ की सारी भाषाएं को मतलब वो कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए तो उसको राजभाषा कहने लगते हैं, यानी कि वो आधिकारिक भी हो, प्रशासनिक भी हो और उसके बाद वहाँ की बोलचाल की भी भाषा वही हो। तो ऐसे में वहाँ की वो राजभाषा कहलाई जाने लगती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि 345 से 346 के बीच में यह स्पष्ट किया गया है कि 9 राज्यों की भाषा अभी भी हिंदी जो है वो राजभाषा है। अब उसके बाद इसके अधिनियम भी पारित किए गए, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। अब इसके तहत बहुत सारी भाषाएं इसमें और भी जोड़ी गई। उसके बाद और भी इसमें बहुत सारे संशोधन के साथ साथ अब इसमें कुछ हिंदी भाषाओं को लेकर कि हिंदी भाषाओं के लिए कुछ वाक्य बोले गए थे, जैसे कि सी राजगोपालाचारी ने बोला था, फिर उसके बाद एरोड वेंकट रामास्वामी ने बोला था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। अब आप देखिए कि उपभाषाएं बहुत पूछ लेता है। अब आपको और मैं बता दूं कि बोली, उसके बाद विभाषा और भाषा के बारे में पूछा था एक बार क्वेश्चन कि बोली से विभाषा का और उसके बाद विभाषा से भाषा का उदय हुआ है। अब इसमें देखिए हर एक चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली समझाया है। अब आपको मैं इसमें से एक क्वेश्चन दिखाता हूं दोस्तों कि सबसे बड़ा क्वेश्चन पिछले साल ही आया था कि मेवाती जो है वो किस बोलियों के तहत आती है। मेवाती राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी दिया था, दक्षिणी राजस्थानी भी दिया था। इसमें आप देखिए उत्तरी राजस्थानी है और मालवी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी है और ये किस क्षेत्र के तहत बोली जाती है, तो राजस्थान में। आप इसको अगर बहुत ही ज़्यादा डीप जाके पढ़ लेते हैं तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि देवनागरी बनी कैसे। तो देवनागरी मतलब नागरी एक ब्राह्मण वो होते हैं तो उनसे ही ये बोलियां विकसित हुई थी, तो इसीलिए उसको देवों की भाषा यानी कि देवनागरी नाम से इसको, लिपि होती है लिखने की भाषा, जो हिंदी लिखने की वो होती है लिपि होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके तहत आपकी सारी रिवीजन हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे वर्णमाला चैप्टर है, जिसमें वर्ण, अक्षर, पद यानी शब्द, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य, इसकी सबसे मतलब वाक्य की सबसे छोटी इकाई या शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो इसमें सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आप अगर इसको गौर से पढ़ते हैं उसके बाद वही श्रेणी यहाँ पे फिर से एक बार दी हुई है। उसके बाद आप इसमें सारी चीज़ों को एकत्रित करके देख सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं छूटने वाला जो आपके एग्जाम में ना मतलब आए और आपको ना पता हो। आप देखेंगे फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको पूरा 41 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप इसको अगर गौर से पढ़ लेते हैं तो मैं ये इस बात का दावा करता हूं और ये वादा भी करता हूं कि आप अच्छे नंबर से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। संधियों को लेकर एक एक चीज़ इसमें समझाया गया है कि अगर आपने एक बार डीप जाके मतलब अच्छे से अगर इसको एक बार रिवाइज कर लिया या पढ़ लिया तो फिर इसमें से आपके 40 से 40 क्वेश्चन बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी बात जो इसमें दिया हुआ है वो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य दोस्तों, जबकि आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो हिंदी साहित्य के लिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से हिंदी साहित्य का अभी वो हो रखा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य का ही वेटेज है। तो हिंदी साहित्य अगर आपको पढ़ना है तो हम कहते हैं कि इससे बेहतर आपका और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें पूरा विस्तारित रूप से आपको समझाया हुआ है हिंदी साहित्य के बारे में। आप देखिए इसका चैप्टर ये है, हिंदी साहित्य मेन फैक्ट्स। अब आप अगर इसको पढ़ते हैं तो इसमें आपको हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है कि आप अगर इसको एक बार वैसे कहानी की तरह पढ़ लेते हैं तब भी इसके आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। क्योंकि बात होती है कि कोई भी चीज़ को अगर इस तरह से समझाया जाए जिसमें सारी कहानियाँ लिखी हों तो फिर उस चीज़ को आप समझ सकते हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाती। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी किताब है ये, बहुत ही अच्छी किताब है। क्योंकि इसके बाद आपको आप जो पढ़ते हैं उसके लास्ट में अब आपको मैं दिखाने वाला हूं जो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसमें अब आप देखिए इतनी मोटी किताब, इधर तो आप
के डिफिनीशंस और आपके एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, लेकिन अब इतना पूरा आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। आप इतना गौर करें कि आप इतना पेपर, अब जैसे ही उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा 2003 का ये पेपर है, जो पेपर हो चुका है एग्जैक्ट पेपर, उस चीज़ का पूरा दिया हुआ है, तो इसको हमने सारे सॉल्व भी करे थे। तो अब आप देखेंगे कि सारे पेपर इसमें नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर हैं। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश बीएड 2004 का पेपर है। फिर उसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर बीएड का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती। तो इसमें आप देखेंगे इतने सारे इसमें प्रीवियस ईयर दे रखे हैं कि अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो फिर आप बिल्कुल अच्छे नंबर से आप पास हो पाएंगे। इसमें मैं आपको यूपीएसआई का भी पेपर एक दिखा देता हूँ कि यूपीएसआई का भी इसमें पेपर दे रखा है प्रीवियस ईयर का। तो उससे आप समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पढ़ने के बाद आपसे छूट जाए। तो बहुत ही बेहतर हिंदी की लूसेंट, आप, हम तो कहते हैं कि भाई 100% अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप अपने कैरियर के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, तो आप सारी किताबों को छोड़िए, लूसेंट उठाइए, क्योंकि लूसेंट से बेहतर आपको और कोई नहीं पढ़ा सकता और ना ही आपको कोई अच्छी राय दे सकता है, ना समझा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लूसेंट से ही कर सकते हैं तैयारी। ये देखिए आप, पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 और बिहार एसएससी हिंदी। आप सोचिए कि ये पेपर जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल का है, और इसमें से आपको, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसको पढ़ने के बाद ये देख पाएंगे कि किस तरह से। और ये आप देखिए उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, यानी कि आप कंपेयर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर से, उसकी परीक्षा का लेवल। और उसके बाद वहीं कहीं देखेंगे तो आप बिहार का भी अगर आप देखते हैं तो उसका भी आपको सब इंस्पेक्टर का पेपर इसमें मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही शानदार है, आप इससे पढ़ने की कोशिश करिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ सामान्य ज्ञान, ये हमारा पुराना एडिशन की बुक है, लेकिन आप इसको भी अगर गौर से देखें तो पहली बात आप इसका सिलेबस देखें। ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, आप यहाँ पे इसका रेट देख सकते हैं 186, यानी 150 रुपये की आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आप अगर तैयारी करें तो इसी बुक से करें, क्योंकि इसमें आपको इतिहास, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो इसमें आपको से छूट जाए। मध्यकालीन, आधुनिक काल, उसके बाद सारी चीज़ें इसमें, भूगोल, विश्व का इतिहास भी आपसे थोड़ा बहुत दे दिया है कि जितनी क्रांतियां हैं। देखो विश्व भूगोल में सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि वहाँ की क्रांतियों के बारे में, तो सारी क्रांतियों के बारे में इन्होंने दे रखा है। और उसके बाद भूगोल के बारे में सारी जानकारी है, भूगोल और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद आप देखेंगे संविधान को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बिल्कुल डीप जाके इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि इसमें आपसे कुछ भी नहीं छूटने वाला। संविधान अगर आप पढ़ते हैं तो यूपीएसआई में आप, हम तो कहते हैं यूपीएसआई के लेवल से भी ज़्यादा आप संविधान पढ़ लेंगे। उसके बाद साइंस के तीनों पार्ट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में सब बताया है। अब आप देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज इसमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ खेलकूद, और सबसे बड़ी बात इसमें विविध, मिसलेनियस, जो सबसे बड़ा और सबसे सटीक पार्ट होता है, जिसको पूछ लेता है यूपी पीसीएस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको विविध में। आप अगर इससे तैयारी करते हैं तो आप, अगर यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये आपकी तैयारी, हम तो कहते हैं यूपीएससी लेवल तक अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप इससे अगर पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटा हुआ है। अब आप सोचिए कि इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सामने दिखाने वाला हूँ कि इससे सेम क्वेश्चन पूछ लिया था कि सामवेद के जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अब आप सोचिए, आपको पता होगा फिलहाल, लेकिन सोचो यहाँ पे ये साफ साफ मुझे दिख गया तो मैंने आपको दिखा दिया। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। अब आप देखेंगे कि और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो देखिए, क्योंकि जो 4 वेद थे उन चारों वेदों में से यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों से 1 से 2 क्वेश्चन बनने 100% तय हैं। तो इतिहास का इन चारों वेद के बारे में बिल्कुल पूरा अच्छे से डिफाइन करना ऋग्वेद के बारे में। उसके बाद पूछ लेता है गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो आप समझ सकते हैं ऋग्वेद में था। उसके बाद सामवेद का सबसे बड़ा वो है कि इसमें जो है गायन का जो पूरा मतलब वो दिया हुआ है, गान, जो मतलब इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ गान। तो इससे रिलेटेड जितने भी संगीत का, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सारी चीज़ें आप अगर इसको पढ़ेंगे, पुराण के बारे में दिया हुआ है कि कौन से पुराण के किस काल के थे, जैसे विष्णु पुराण मौर्य वंश काल का है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन का है, वायु पुराण गुप्त वंश का है। तो सारी चीज़ें आप देखेंगे बिल्कुल डीप जाके ही इसने बता रखा है। उसके बाद सारे काल के बारे में, उसके बाद इसके अन्य जो लेखक रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी बात है अभिलेख। अभिलेख के बारे में ज़रूर पूछता है, तो अभिलेख के बारे में इन्होंने बिल्कुल अच्छे से सब सारी जानकारी दे रखी है
कि अभिलेख कहाँ कहाँ कौन कौन से थे, मौर्यकालीन अभिलेख कौन थे, और उसके बाद इसमें जितने भी आप यहाँ पे देखिए कि दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं और एक दो क्वेश्चन इससे बने भी हैं प्रीवियस ईयर में। तो आप इन सब चीज़ों को देखेंगे अगर गौर से और इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो स्टार्टिंग के ही चैप्टर इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तुरंत आप मतलब दे ही देते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी टॉपिक इसमें नहीं छूटा है जो इसमें आपको पढ़ने के बाद भी आपको ना आए। अब शिलालेख, क्या आप समझ सकते हैं कि शिलालेख कितना इंपॉर्टेंट है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। अब आप देखेंगे कि इसमें पहला शिलालेख से लेकर 14वां शिलालेख जो इसका आखिरी था, तो यहाँ तक के सारे शिलालेखों के बारे में सारी जानकारी है। उसके बाद जो इसके स्तंभ लेखों की संख्या अशोक के, यहाँ पे आप देखेंगे अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अब आप इतना गौर करें कि सारी लिपियाँ भी तक इसमें सब कुछ बता दिया गया। तो मैं कहने का मेरा मकसद यही है कि अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लूसेंट से ही करें। लूसेंट से बेहतर आप तो इतिहास की अगर बुक भी ले लेंगे तो उसमें भी नहीं लिखा होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप साइंस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में क्योंकि यूपीएसआई में जो केमिस्ट्री अगर थोड़ा अंदर जाके पूछने की कोशिश करता है तो थोड़े रिएक्शन वगैरह पूछ लेता है, जिसमें आपको रिएक्शन केमिस्ट्री में नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब जो अभिक्रियाएँ होती हैं, जैसे आप देखेंगे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में कहीं भी आपको ज़्यादा डीप जाके वो नहीं बताता है कि अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बना था, हमने इसलिए इसको हाईलाइट कर रखा कि चट्टान की आयु ज्ञात करने में क्या प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपको, लेकिन सही ऑप्शन आपका ये है। उसी तरह रख के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24 यानी Na24, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है सोडियम का। तो आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं दी हुई हैं। तो आप इससे अगर तैयारी करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे स्कोर लाएंगे और अपना सिलेक्शन निश्चित कर लेंगे। अब जीव विज्ञान की अगर मैं बात करूं यूपीएसआई लेवल के लिए तो आप जीव विज्ञान इससे बेहतर और कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पे हमने हाईलाइट किया है। यहाँ पे बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो क्वेश्चन रहा होगा कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था तभी इसको हमने हाईलाइट करा है। तो जितने क्वेश्चन थे उसको हमने इसमें ढूंढ के हाईलाइट करा है ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि यहाँ से देखो क्वेश्चन आया हुआ था। और भी क्वेश्चन थे तो हमने और हाईलाइट नहीं किए, लेकिन जो तुरंत मिल गया था उसको हमने हाईलाइट कर लिया था। अब आप इसको देखेंगे, अब आप ये देखिए सारे ब्लड ग्रुप और इसमें गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये बुक। तो आप देखें यहाँ पे हमने लिख रखा यूपीएससी इकोनॉमी। अगर आप इस चीज़ को, ये तो हमने मतलब ऐसे लिखा, लेकिन फिलहाल मैं इतना जानता हूँ कि ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जितनी इकोनॉमी दी हुई है वो बेसिकली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को गौर करें और इससे पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ने के बाद इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। फिर अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि आप 40 में से कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरी बुक को पढ़ लेते हैं, इस पूरी बुक को यानी मूल विधि अलग से आप पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि 40 में से आप कम से कम 30 क्वेश्चन तो कर लेंगे। और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपको करंट अफेयर से तैयार करने होंगे जो कि आपको अलग से पढ़ने होंगे। तो सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर और मूल विधि को छोड़कर और सब चीज़ के लिए सबसे बेहतर बुक है ये सामान्य ज्ञान की लूसेंट। और उसके बाद वहीं हिंदी की बात करें तो अगर आपको 40 में से 35 प्लस करना है तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर से हिंदी में आ जाता है जैसे थोड़े बहुत जो सम्मान जो अवार्ड दिए जाते हैं वो सब, तो उन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं किसी और बुक से। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। जय हिंद, जय भारत।